हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। आज हम लोग रोज़ का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, 7th पार्ट। पिछले 6 लेक्चर में हम लोगों ने रोज़ के कल्टीवेशन की डिटेल स्टडी की अंडर ओपन कंडीशन एंड अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग गुलाब के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फ्लावर फोर्सिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है आपका, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे रोज़ से रिलेटेड, वो सारे लेक्चर्स के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और सारे लेक्चर्स जो है वो सीरीज़ में हैं, है ना। लेक्चर 4 के सारे पार्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ रोज़। हम लोगों ने रोज़ का कल्टीवेशन देखा, उसकी हार्वेस्टिंग टेक्निक देखी। अब इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि गुलाब को हार्वेस्टिंग के बाद उसकी हैंडलिंग या उसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं जब तक कि वो कंज्यूमर के हाथ तक ना पहुंच जाए, है ना। किस तरह से कौन सी जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है जिससे कि गुलाब बिना किसी तरह से डैमेज हुए, बिना क्वालिटी डिग्रेड किए, ये मार्केट में अच्छा से अच्छा प्राइस मिल सके इसका। देखिए, गुलाब हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। क्यों जितने भी फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट हैं वो सब हाईली पेरिशेबल हैं। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, डेलिकेट होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इसका कल्टीवेशन है। मान लीजिए आपने कल्टीवेशन में सारी प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट आपने अडॉप्ट किया, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आपका सही नहीं हुआ तो गुलाब की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी उसका मूल्य नहीं मिलना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो है केयर मैनेजमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है जो है रोज़ में। क्यों? क्योंकि जब तक पौधा मतलब जो गुलाब है या रोज़ है, जो जब तक अपनी मदर प्लांट से अटैच रहता है तब तक तो वो वहाँ से न्यूट्रिएंट वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जैसे ही आप हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी मदर प्लांट से जो है फ्लावर का या ब्लूम का कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है, तो उसके बाद उस ब्लूम में मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट उसको वो बना रहे जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। इसके लिए जो है ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है कि जो है गुलाब जो है बिल्कुल भी उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना होने पाए, है ना। क्योंकि जैसे ही हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसी टाइम से गुलाब में जो है सेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहली एक्टिविटी क्या है। पहले हम लोग थोड़ा फ्लावर फोर्सिंग के बारे में समझ लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से पहले, है ना। फ्लावर फोर्सिंग क्या होता है? देखिए, फ्लावर फोर्सिंग ये एक टेक्निक है। गुलाब को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, मीन्स जैसे जिस समय मार्केट में गुलाब की डिमांड एकदम पीक पर होती है। हम लोग जानते हैं कि गुलाब का ज़्यादातर यूज़ हम लोग बहुत तरह के ओकेजन्स पर करते हैं, तमाम तरह के इवेंट्स होते हैं या कोई फंक्शन हो गया, तो उस समय देखिए तो मार्केट में गुलाब की मांग बहुत ज़्यादा होती है ना। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो जैसे फॉर एग्जांपल कि वहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर, क्रिसमस के 25 दिसंबर को गुलाब की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह न्यू ईयर पर होती है, और उसी तरह से फिर वैलेंटाइंस डे पर भी गुलाब की बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल, नेशनल, हर लेवल पर गुलाब की मांग बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये मतलब प्रैक्टिस, कुछ ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करना कि गुलाब इन पर्टिकुलर डेट पर मार्केट में आप अवेलेबल करा सकें, है ना, एक स्पेसिफिक डेट पर, ताकि आपको अपने जो गुलाब है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके। क्योंकि इन डेट्स पर गुलाब का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इसे बोलते हैं फ्लावर फोर्सिंग। या फिर ऑफ सीजन में भी जो है गुलाब का उत्पादन करके आप मार्केट में प्रोवाइड करा सकें, मतलब कि फोर्सफुली आप गुलाब को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो है प्रोड्यूस
करने की जो टेक्निक है उसे बोलते हैं फ्लावर फोर्सिंग। तो चलिए इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। फ्लावर फोर्सिंग इज एन ऑपरेशन और ट्रीटमेंट, मतलब ये एक ऐसी प्रैक्टिस या ट्रीटमेंट है जो कि पौधे को दिया जाता है आफ्टर इट रीचेस द राइपनेस टू फ्लावर स्टेज, मतलब कि इस ट्रीटमेंट के बाद ऐसा प्रैक्टिस या ट्रीटमेंट पौधे को दिया जाए जिससे कि वह पहुंच जाए द राइपनेस टू फ्लावर स्टेज। मीन्स राइपनेस टू फ्लावर स्टेज का मतलब है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर वो फ्लावरिंग स्टेज मीन्स हार्वेस्टिंग स्टेज पर वो पहुंच जाए, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट इट टू फ्लावर एट ए स्पेसिफिक डेट, ताकि उसमें एक स्पेसिफिक डेट पर फ्लावरिंग को स्टिमुलेट किया जा सके, है ना। फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर्स डे पर जैसे आपने टारगेट बना रखा है कि हमें 1 जनवरी को, है ना, 1 जैन को हमें जो है अपने गुलाब को तैयार करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप कौन सी प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे। या आपने 25 दिसंबर को माना, या आपने जो है 14 फेब को माना है वैलेंटाइंस डे को, तो इस टाइम पर आप कैसे गुलाब का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। या फिर ऑफ सीजन में जैसे समर्स में, गर्मियों में, जबकि समर्स में मतलब जहाँ पर जो है गर्मियों में गुलाब उत्पादन नहीं होता और वहाँ अगर डिमांड है तो वहाँ कैसे आप गुलाब का उत्पादन करेंगे। या विंटर्स के सीज़न में जैसे यूरोपियन कंट्रियों में विंटर्स में वहाँ पर उनके खुद के यहाँ गुलाब का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि दिसंबर जनवरी ये जो क्रिसमस न्यू ईयर और का जो टाइम पीरियड है उस समय हैवी स्नोफॉल होता है वहाँ पर, और उनके वहाँ खुद के उनके गुलाब जो है उस फ्लावरिंग नहीं करते। तो ऐसे में वो कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर सीवियर विंटर नहीं होती है, जैसे एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज से, जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। इक्वाडोर वगैरह है या इथियोपिया वगैरह है या केन्या वगैरह है, वहाँ से गुलाब वो लोग मंगाते हैं। तो ऑफ सीजन में प्रोडक्शन के लिए तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सबसे बेटर है, जो कि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, है ना। अगर समर्स में प्रोड्यूस या ईयर राउंड प्रोड्यूस करना है तो प्रोटेक्टेड कंडीशन तो सबसे बेटर है। लेकिन अगर ओपन फील्ड कंडीशन में जो है आप ग्रो कर रहे हैं और प्रोटेक्टेड में भी ग्रो कर रहे हैं, तो उस एग्जैक्ट टाइम पर आपके फ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि सपोज दैट 1 जनवरी को अगर सब डिमांड है और आपके फ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए 2 या 3 जनवरी को रेडी हो रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको उतना क्वालिटी जो है पैसा नहीं मिल पाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए बहुत पहले भी 3-4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले भी मैच्योर हो गए, तो भी आपका गुलाब उतने दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ उस लेवल की नहीं रहेगी जितनी की मार्केट में डिमांड है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कैच करने के लिए फ्लावर फोर्सिंग की टेक्निक अपनाई गई है। अब देखिए, जैसे सपोज दैट क्रिसमस, न्यू ईयर और वैलेंटाइंस डे को अगर टारगेट डेट माना जाए, तो किस तरह से आप फ्लावर फोर्सिंग करेंगे। इसका तरीका ये है कि गुलाब में जनरली देखिए 43 से 49 डेज के बीच में, प्रूनिंग के 43 से 49 दिन के बीच में, 49 दिन के अंदर जो है फ्लावरिंग मतलब फ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, यानी बड भी आ जाती है और बड जो है टाइट बड स्टेज में पहुंच के हार्वेस्टिंग के लिए रेडी भी हो जाती है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको जो है क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को अगर आपको फ्लावर चाहिए, तो 25 दिसंबर को चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 23 को हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 23 से 25 तक वो मार्केट्स आप सप्लाई करके मार्केट तक वो पहुंचेगा। तो 23 दिसंबर को अगर आपकी हार्वेस्टिंग डेट है, तो 23 दिसंबर के 43 डेज पहले आप अपने गुलाब में प्रूनिंग कर दीजिए, यानी प्रूनिंग का टाइम एडजस्ट करना है। 23 दिसंबर के 43 दिन पहले, यानी लगभग 7 या 8 नवंबर को आप अपने गुलाब में प्रूनिंग, बहुत सीवियर प्रूनिंग नहीं करेंगे, बहुत मॉडरेट या हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे, आप लाइट प्रूनिंग करेंगे। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रूनिंग पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो एकदम जो है लाइट प्रूनिंग करेंगे, कुछ ब्रांचेस को पिंच करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा कि उन ब्रांचेस में जब नई शूट्स आएंगी और नई बड्स आएंगी, है ना, तो वो 43 दिन में यानी 43 डेज में उस प्रूनिंग के बाद यानी क्रिसमस डे पर यानी 23 दिसंबर के आसपास वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद जैसे ही आपने 23 दिसंबर को सारे फ्लावर आप हार्वेस्ट कर लेंगे, यानी पहला फ्लश जितनी भी बर्ड्स आई होंगी आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद तुरंत ही हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट फ्लश आता है, यानी फिर से उन्हीं शूट्स में और कलियां आती हैं और बर्ड्स निकल करके आती हैं, जो कि फिर से फर्दर
जो है 43 या 49 डेज 45 डेज के बाद जो है वो फिर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। तो अब अगर आप देखिए कि 25 दिसंबर से और जो आपने ये 7 या 8 नवंबर को जो आपने प्रूनिंग की है, उससे तो आप न्यू ईयर और 1 जनवरी दोनों पीरियड में क्रिसमस डे और 1 जनवरी दोनों पीरियड में गुलाब सप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 दिन का ही सिर्फ अंतर रहता है। लेकिन जब सेकेंड फ्लश आता है तो उसके बाद फिर 40 से 50 दिन के बाद 45 से 50 दिन में सेकेंड फ्लश फिर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, और वो टाइम होता है 10 फरवरी के आसपास, 10 या 11 फरवरी। और फिर आप देखिए कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे को फिर मार्केट में इसकी डिमांड हो जाती है ना। तो इत्तिफाक कहिए या जो भी कहिए कि जो हमारे टारगेट टाइम है, ये गुलाब में जो फ्लावर की हार्वेस्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग जो है इनमें गैप भी है ना। तो न्यू ईयर और वैलेंटाइन डे के बीच का जो गैप है वो उतनी देर में सेकेंड फ्लश फिर हार्वेस्टिंग के लिए वो रेडी हो जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो तरीका क्या होगा प्रूनिंग का। हमने बताया कि बहुत मॉडरेट या हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, हमें पिंचिंग करनी है, यानी सिर्फ टिप को पिंच करना है। जो शूट्स हैं गुलाब की उसकी जो क्योंकि अगर आप अपने यहाँ का टाइम माने नॉर्थ इंडिया का, तो अक्टूबर में जैसे आपने अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपने मॉडरेट प्रूनिंग कर दी, तो जो नई शूट्स आती हैं है ना, नई ब्रांचेस आती हैं, उनको थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, है ना, ताकि उसमें साइड ब्रांचिंग हो और जो है वो नई फ्लावर बड भी साथ में जो है स्प्राउट कर जाए। और फिर वो 10 नवंबर को आपने किया, और फिर 23 दिसंबर को हार्वेस्टिंग आप उन फ्लावर की फर्स्ट फ्लश की हार्वेस्टिंग कर लें। और जैसे ही आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो पौधे में ऑटोमेटिकली सेकेंड फ्लश स्टिमुलेट हो जाता है, ताकि आप फिर 10 फरवरी को हार्वेस्ट कर सकें, ठीक है। कुछ बातों का ध्यान रखना है फ्लावर फोर्सिंग के दौरान। कह रहा है कि डू नॉट पिंच हेल्दी फ्लावर बड आफ्टर 10 नवंबर, यानी 10 नवंबर के बाद किसी भी हेल्दी फ्लावर बड को पिंच नहीं करना। मतलब जैसे जिस दिन आप प्रूनिंग कर रहे हैं 7, 8 या 9, 10 इसी टाइम पे आपको करना है। इस टाइम पर आपके पौधे में अगर कोई हेल्दी फ्लावर बड है तो ये नहीं कि आप उसको पिंच कर दें या उसको रिमूव कर दें, ऐसा नहीं है। वो 1 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगी वो फ्लावर बड, यानी 10 दिसंबर को, तो उसको आप मार्केट में अलग से सेल आउट कर दीजिए। उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको ख़त्म नहीं करना है ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्लूम करने वाला है। उसके बाद अलाउ देम है ना, उसके बाद उस फ्लावर बड को नहीं हमें टच करना है, और ना ही बहुत छोटी फ्लावर बड, यानी डू नॉट पिंच फ्लावर बड विच इज़ स्टिल वेरी स्मॉल, या बहुत स्मॉल है, यानी जिसको लगभग 2 महीना लग जाएगा जो है फ्लावरिंग के लिए, उसको भी हमें जो है पिंच नहीं करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है 2 महीना पूरा लेते हुए वो जो है फरवरी में वो रेडी हो जाएगी। हमें सिर्फ जो है मीडियम साइज़ की जो शूट्स हैं जो कि हेल्दी नहीं है या डिफॉर्म्ड हो गई हैं, उनको सिर्फ पिंच करना है ना, ताकि उसमें जो है नई फ्लावर बड्स प्रोड्यूस हो और वो जो है आपके 25 दिसंबर तक उसमें फ्लावरिंग आ जाए, है ना। तो ये जो है पिंचिंग का मेथड है या फ्लावर फोर्सिंग का मेथड है, जिस तरह से कि गुलाब को आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार कर सकें, इसे बोलते हैं फ्लावर फोर्सिंग। और हर फ्लावर में ये जो है तरीके फ्लावर फोर्सिंग के अलग अलग होते हैं। तो गुलाब का में ये है। इसी तरह हम लोग जब आगे की क्रॉप्स पढ़ेंगे तो उसमें भी फ्लावर फोर्सिंग अलग अलग तरह की होती है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की। हार्वेस्टिंग के बाद जो है वो कौन से तरीके हैं जिस तरह से कि हम बिना अपने गुलाब को डैमेज और डिग्रेड हुए हम उसको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करते हुए कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। तो हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहली स्टेप जो हम करते हैं वो होता है प्री कूलिंग, ठीक है। प्री कूलिंग का मतलब फ्लावर में जो भी हार्वेस्टिंग के समय फील्ड की, मतलब अगर ओपन फील्ड कंडीशन में है तो है आप हार्वेस्ट करके ब्लूम्स लाएं, उनमें हीट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड रहती है, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्टेड कंडीशन में कह रहे हैं तो उसमें उतना ज़्यादा हीट नहीं होती है, कम में होती है लैटेंट हीट। लेकिन ओपन फील्ड कंडीशन में अगर है तो हीट गुलाब मतलब जो है जो कट फ्लावर है उसमें हीट रहती है, तो उस हीट को रिमूव करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि 4.4 से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जो कट फ्लावर्स हैं उनको स्टोर करके रखते हैं,
है ना, इन ए कोल्ड स्टोरेज एट अ टेम्परेचर ऑफ 4.4 to 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड द फ्लावर्स हैव टू बी केप्ट इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जो है 4.4 से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान में गुलाब को स्टोर करके रखते हैं, है ना, जिससे कि उसमें जो फील्ड हीट है या लैटेंट हीट है वो रिमूव हो जाए और फ्लावर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। देखिए जो हीट होता है या टेम्परेचर होता है गुलाब के पौधे के अंदर, या सॉरी गुलाब जो कट फ्लावर है, तो वो हीट क्या करता है कि पौधे की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को वो इन्हेंस करता है। यानी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ही तेज गति से चल रही होती है, जैसे रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, वाटर लॉस है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही हम इस हीट को रिमूव कर देते हैं तो पौधे में ये सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उस गुलाब की जो कीपिंग क्वालिटी है, यानी उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि उसके अंदर जो फील्ड हीट है उसको रिमूव करना होता है। तो फिर उसके बाद आप प्री कूल्ड फ्लावर को आप डायरेक्टली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको और ज़्यादा उसकी वाज लाइफ या शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आप फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है, पल्सिंग। अब प्री कूलिंग के बाद पल्सिंग करते हैं। पल्सिंग क्या होता है, द टर्म पल्सिंग मीन्स प्लेसिंग फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्लावर, यानी जो फ्रेश हार्वेस्ट करके लाए हैं आप फ्लावर, जिसकी आपने प्री कूलिंग कर ली है, उस फ्लावर को आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड्स का भी हो सकता है, कुछ आवर्स का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी, है, कुछ समय के लिए एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसकी स्टेम को डिप करके रखते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, टू एक्सटेंड दियर स्टोरेज एंड वास्ट लाइफ, ताकि उसको स्टोर किया जा सके थोड़े लंबे समय तक। पल्सिंग में होता क्या है, पल्सिंग में जो फ्रेशली हार्वेस्टेड फ्लावर है उसको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसकी स्टेम को डिप करते हैं, और वो सोल्यूशन होता किसका है, 2 to 4% सुक्रोज सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन होता है, सुक्रोज शुगर का सोल्यूशन होता है, जिसमें 2 से 4% सुक्रोज होती है और उसका सोल्यूशन वाटर में बनाया जाता है, और 3 से 4 घंटे के लिए इस सुक्रोज सोल्यूशन में इस कट फ्लावर की जो स्टेम है उसको डिप कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो कट फ्लावर है वो वाटर जो है और सुक्रोज या शुगर जो है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करता है, और इससे पौधा क्या होता है, हाइड्रेट हो जाता है, यानी उसकी सेल्स जो हैं उनमें वाटर अच्छी क्वांटिटी में आ जाता है और टर्जिडिटी हो जाती है, यानी जो विल्टिंग या मुरझायापन होने के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और फ्लावर एकदम फ्रेश लगता है थोड़ा लंबे समय तक, है ना। तो एक कुछ देर के लिए फ्लावर की क्वालिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ शुगर इसलिए देते हैं ताकि, क्योंकि जो कट फ्लावर है वो अपने मदर प्लांट से उसका कनेक्शन टूट गया, वो फूड के लिए जो है मदर प्लांट पे अभी तक डिपेंड था, ठीक है, और उसमें जो लीव्स वगैरह हैं वो भी नहीं है, उसकी फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही है, तो इसलिए आपको बाहर से कार्बोहाइड्रेट या शुगर सप्लाई करना पड़ता है ना। तो इस तरह से पानी और शुगर ये दोनों जो है पल्सिंग के माध्यम से कट फ्लावर में हम इम्बाइब कराते हैं, यानी एब्जॉर्ब करवाते हैं, जिससे कि जो कट फ्लावर है वो फ्रेश रहे और टर्जिड रहे और साथ ही स्ट्रेट खड़ा रहे, मतलब स्टेम पर जो फ्लावर है ऊपर बड है वो स्ट्रेट रहे, सीधी रहे, वो बेंड ना करे, मुरझाए नहीं। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, ग्रेडिंग। जब हम प्री कूलिंग पल्सिंग कर लेते हैं तो उसके बाद अलग अलग फ्लावर्स को या फ्लावर की बड को या ब्लूम्स को अलग अलग साइज के अनुसार उनको ग्रेड करते हैं, क्योंकि सभी फ्लावर बर्ड्स जो है फ्लावर जो कट फ्लावर्स हैं या ब्लूम्स हैं एक साइज़ के नहीं होते हैं, तो अलग अलग साइज़ की जो कट फ्लावर्स होते हैं उनको हम अलग अलग मार्केट वैल्यू उनकी होती है, तो उनको ग्रेडिंग करना है ना। स्टेम की लेंथ के बेस पे, फ्लावर की जो ब्लूमिंग हुई है उसकी डायमीटर के बेस पर, है ना, उस अकॉर्डिंग हम उसको अलग सेपरेट करते हैं और एक साथ और स्टेम को कट करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम ग्रेडिंग करने के बाद फिर हम उनको सेपरेट कंटेनर में पैकेजिंग के लिए रेडी करते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है कि स्टेम्स में जो लीफ वगैरह है या अगर बाई चांस थॉर्न है तो उसी समय ग्रेडिंग के दौरान ही थॉर्न्स और लीफ को भी वो रिमूव कर देना चाहिए, है ना। कम से कम मतलब जिस जगह पर स्टेम को हम पकड़ते हैं,
है ना, तो कांटे ना चुभने पाए इसलिए जो है थॉर्न्स को और पत्तियों को लगभग 20 नीचे से लेके 20 सेंटीमीटर तक वो रिमूव कर देते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस हम ग्रेडिंग के दौरान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पैकेजिंग। देखिए ये इमेजेस में देखिए कितने सुंदरता से दिया हुआ है कि किस तरह से गुलाब को पैकेजिंग किया गया। पहले इंडिविजुअल फ्लावर को पैकेज किया गया है, फ्लावर बड्स को, ताकि किसी तरह का डैमेज ना होने पाए, और उसके बाद पूरे फ्लावर बंडल को एक कॉरुगेटेड जो है कार्डबोर्ड बॉक्सेस में जो है पैकेजिंग की जा रही है ना। तो इसमें क्या होता है कि लगभग जो बॉक्सेस का साइज़ होता है वो 100 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 से 5 सेंटीमीटर की हाइट का जो है बॉक्स होता है। हम बहुत बड़े साइज़ के बॉक्स नहीं लेते हैं कि बहुत सारे ब्लूम्स उसमें फिल कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि वेट अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर के ब्लूम्स की वजह से नीचे के ब्लूम्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो थोड़े थोड़े ब्लूम्स का हम बंडल जो है लगभग 20-20 ब्लूम्स आ जाएं, मतलब 20 ब्लूम्स का जो है बंडल बना करके हम पैकेजिंग करते हैं सीसीबी बॉक्सेस में। करते कैसे हैं, जो बॉक्स पहले तो हम देखिए पहली वाली इमेज में देखिए कि फ्लावर बड्स के ऊपर नायलॉन नेट से पहले उसकी पैकेजिंग की गई है ना, ताकि आउटर पेटल्स, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बाहर की जो पेटल्स होती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो डैमेज होते होते वो ज़्यादा ही मतलब जो है डैमेज हो जाती है और ब्लैक पड़ जाती है, मुरझा विल्ट भी कर जाती है ना। तो इससे फ्लावर की क्वालिटी वो रिड्यूस हो जाती है। तो आउटर पेटल्स को भी किसी तरह की डैमेज ना हो ओवरऑल फ्लावर को, तो इसलिए इंडिविजुअल पैकेजिंग की गई है नायलॉन नेट से। ये थोड़े से स्पंजी नेचर के होते हैं, यानी किसी भी तरह का शॉक भी लगता है, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, मतलब झटका भी अगर लगता है तो जो फ्लावर की पेटल्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम, मतलब उनको कोई किसी भी तरह की डैमेज नहीं होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब इस तरह के हम इंडिविजुअल फ्लावर की पैकेजिंग कर लेते हैं तो 20 ब्लूम्स का बंडल हम उसको जो है वो पैकेजिंग सीसीबी बॉक्सेस में पैकेजिंग के लिए रेडी करते हैं। तो बॉक्सेस को क्या करते हैं, बॉक्सेस का जो इनसाइड वाला है उसमें पहले पॉलीथीन की एक लेयर हम लगाते हैं, है ना, या फाइन न्यूज़पेपर की। फिर उसके बाद एक मॉइस्ट टिश्यू पेपर बिछाते हैं ताकि नमी बरकरार रहे, और है ना उस टिश्यू पेपर के नीचे पॉलीथीन ऑलरेडी है, तो जो टिश्यू पेपर है उसका मॉइस्चर पॉलीथीन से बाहर जाने भी नहीं पाएगा। फिर उसके बाद मॉइस्ट टिश्यू पेपर की एक लेयर बिछाते हैं, है ना। इससे कशन भी मिलता है, कशन मतलब शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। साथ ही साथ सीसीबी बॉक्सेस में एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहता है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहने से क्या होगा कि गुलाब के फूलों में जो मॉइस्चर है वो जो है बरकरार रहेगा, वो मॉइस्चर उनका इवेपोरेट नहीं होगा। फिर उसके बाद है कि 20 ब्लूम्स का बंडल बनाया और फिर सीसीबी बॉक्सेस में मॉइस्ट जो टिश्यू पेपर है उसके ऊपर रख देते हैं, और फिर जो उस जहाँ पर फ्लावर बड्स हैं उस बड्स पर भी एक रबर की स्ट्रिंग लगा देते हैं या एक रबर बैंड लगा देते हैं, जिससे बॉक्स को हिलाने पर भी, अगर बॉक्स सेपरेट एक एक बॉक्स को बाई चांस क्योंकि हैंडलिंग के दौरान बॉक्स हिलेंगे ज़रूर, तो उस समय ये जो फ्लावर बड्स हैं वो हिले नहीं, इसलिए उनको सीसीबी जो बॉक्सेस हैं उनकी दीवारों से बड्स को टैग जो है टक कर देते हैं, है ना, रबर बैंड की मदद से। अगर आप ये नीचे वाली इमेज में देखिए तो जहाँ पर फ्लावर बड्स हैं आप देखिए एक पॉलीथीन की या रबर बैंड की मदद से उसको कस दिया गया है ना। तो ये करते हैं। उसके बाद अपर पोर्शन ऑफ ईच बंडल, जब जो है जो भी बंडल आपने सीसीबी बॉक्सेस में रखे हैं उसके अपर पोर्शन पर आप फिर से जो है एक टिश्यू पेपर का, मॉइस्ट टिश्यू पेपर का आप जो है कवरिंग करेंगे और फिर सीसीबी बॉक्सेस को आप जो है फाइनली क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जो है पैकेजिंग की जाती है गुलाब की, कट फ्लावर की, ताकि किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है गुलाब को डैमेज ना होने पाए, है ना। फिर उसके बाद लास्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद सेलिंग हो जाती है, और सेलिंग के बाद फिर आती है कि वाज लाइफ, यानी अब इसको स्टोर कैसे करेंगे। सपोज ये दोनों पे निर्भर करता है। रिटेलर को भी अब जैसे सेलिंग हो गई सीसीबी बॉक्सेस में होलसेल से, अब वो रिटेलर तक गया, यानी फ्लोरिस्ट की शॉप पे गया। फ्लोरिस्ट की शॉप पर, तो फ्लोरिस्ट की शॉप पर भी सारे गुलाब तुरंत तो नहीं बिक जाते हैं, या फिर अगर या आप एज अ कंज्यूमर गुलाब खरीद के भी ले आए हैं तो अपने फूलदान में या जो आपका फ्लावर वाज है उसमें लंबे समय तक गुलाब जो है वो जो है चल सके, यानी उसकी शेल्फ लाइफ यानी लंबे समय तक वो फ्रेश बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं, है ना। तो फ्लोरिस्ट और कंज्यूमर दोनों ही जो है अपने यहाँ जब गुलाब को जो खरीद करके लाते हैं तो उसकी स्टोरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्दर और क्या ट्रीटमेंट करते हैं।
तो देखिए जो प्री कूल्ड या पल्सिंग जो तो पहले करते हैं, हार्वेस्टिंग के जस्ट बात करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद और पैकेजिंग के बाद, फिर पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब ये फ्लावर फ्लोरिस्ट या लोगों तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक, तो फिर आप वास्ट सोल्यूशन बनाइए, जो कि आप अगर लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं अपने फूलदान में, तो वास्ट सोल्यूशन बनाइए जिसमें 8HQC ये जो है एक तरह का बैक्टीरियासाइड है ना, ये एक तरह का बैक्टीरियासाइड है, मींस किसी भी तरह के, या जर्मीसाइड भी कह सकते हैं, ये किसी भी तरह के पैथोजन या जर्म को उस सॉल्यूशन में जो है ग्रो नहीं करने देता है ना। तो 300 ppm का HQC या हाइड्रोक्सीक्विनोन क्लोराइड या सल्फाइड जो है डालिए, है ना, और या सिल्वर नाइट्रेट भी डाल सकते हैं या साइट्रिक एसिड, ये सब जर्मीसाइड की तरह एक्ट करते हैं। और जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सुक्रोज होगा और वाटर होगा, 3 to 4% सुक्रोज होगा, और सुक्रोज का वो मतलब सॉल्यूशन होगा, और उसमें ये प्रिजर्वेटिव डाल करके वाज में भर दिया जाता है, और फिर कट फ्लावर की जो स्टेम है उसको उसमें जो है वो डुबो दिया जाता है, मतलब उसको है ना जो है आधा डिप करके, और तब फिर वाज वो लगभग 10 से 15 दिन तक आपके जो कट रोजेज हैं उनकी शेल्फ लाइफ वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है ऑल अबाउट था रोज़ की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा फ्लावर फोर्सिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन रोजेस। अगर किसी तरह का कोई डाउट है या पुराने लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और लेक्चर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रॉप के साथ आएंगे। थैंक यू।